हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी माइंड पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। हम इस वीडियो में भारत का इतिहास से एक टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि भारत का इतिहास एक वीडियो में नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम पार्ट वाइज पार्ट वीडियोज़ बनाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के इतिहास को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। पहला टुकड़ा कौन सा है? प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राचीन भारत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत को 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत है और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, इस वीडियो में हम ऐतिहासिक स्रोत के तीनों भागों के बारे में बात करेंगे। पहला भाग है पुरातात्विक स्रोत। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में हमें मुख्यतः किसके बारे में पढ़ना है? अभिलेख के बारे में। पुरातात्विक स्रोत में हमें मुख्यतः अभिलेख के बारे में पढ़ना है। इससे और उसके अन्य भागों को आप इससे याद कर सकते हैं कि अभिलेख किस किस पर लिखे जाते हैं। लेख प्रतिमाओं पर भी लिखे जा सकते हैं, मुद्राओं पर भी लिखे जा सकते हैं और मूर्तियों पर भी लिखे जा सकते हैं। चित्रकला भी हो सकती है और स्मारकों पर भी लिखे जा सकते हैं। इससे आप अभिलेख के पुरातात्विक स्रोत के अन्य भागों के नाम याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगसकोई से प्राप्त हुआ है, जो पश्चिम एशिया में बोगसकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व पुराना है। इसमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। पहला है इंद्र, दूसरा मित्र, तीसरा वरुण और चौथा नक्षत्र। इन 4 वैदिक देवताओं का वर्णन किसमें है? सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख पाया गया है कहाँ पर? पश्चिम एशिया में बोगसकोई नामक स्थान से पाया गया है, जो 1400 ईसा पूर्व पुराना है। दूसरा अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, दूसरा अभिलेख बेसनगर से प्राप्त हुआ है, जिसे आप गरुड़ स्तंभ लेख भी बोल सकते हैं। उसका नाम गरुड़ स्तंभ लेख है, जो स्तंभ पर लिखा गया है। इसमें तब आप बोलेंगे कि जब लेख है तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा होना चाहिए। उसमें भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख में भागवत धर्म के प्रसार का लेख मिलता है। तब आप बोलेंगे कि इतने ही लेख थे? नहीं, और भी लेख थे, आगे वीडियो में जानेंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं। सबसे पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका उल्लेख है? कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बताया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। दूसरा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार लेख भी बोल सकते हैं। इसमें रुद्रदामन के बारे में बताया गया है और सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। तीसरा अभिलेख है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में गोमती पुत्र सातकर्णी और सातवाहन के बारे में बताया गया है, उनकी दिग्विजय के बारे में बताया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। मंदसौर लेख में मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में बताया गया है और अयोध्या लेख में शुंगों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। देवपाड़ा लेख में बंगाल के शासक विजयसेन के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पुरातात्विक स्रोत खत्म हो गया है। अब हमारा दूसरा भाग साहित्यिक स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत में 2 चीज़ों को पढ़ना है हमें, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। देखिए, आप धार्मिक साहित्य से कुछ समझ सकते हैं, लेकिन धर्मेतर साहित्य आपको मालूम नहीं होगा। सब पता चलेगा आपको, वीडियो में बने रहिए। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध और जैन धर्म धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ये सब आते हैं। सबसे पहले हम इन सब के बारे में डिटेल से नहीं जान पाएंगे इस वीडियो में, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इनकी संख्या जान लेते हैं। वेद 4 होते हैं, पुराणों की संख्या 18 होती है, उपनिषद की संख्या 108 होती है, लेकिन उसमें 13 मुख्य होते हैं और स्मृति ग्रंथ की संख्या 18 होती है, जिसे 18 अलग अलग ऋषियों ने लिखी है। चलते हैं अपने धार्मिक साहित्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक और समकालीन साहित्य के बारे में पढ़ना है। जैसे अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। आप इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी बोल सकते हैं। और अगर
क्वेश्चन में आए कि अर्थशास्त्र के लेखक या जनक कौन है, अगर उसमें ऑप्शन में कौटिल्य ना हो तो उसमें चाणक्य रहेगा। अगर कौटिल्य और चाणक्य दोनों ना हो तो उसमें विष्णुगुप्त जरूर होगा, क्योंकि ये कौटिल्य के तीनों नामों के बारे में आप जानते हैं। दूसरा कौन सा है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। और कथा साहित्य सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। और हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। इन महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में आप याद कर लीजिए। तो हमारा साहित्यिक स्रोत फिनिश हो गया है। अब हम इसे क्लियर करते हैं। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण, जो भाग 3 था। देखिए, इसमें सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक। यूनानी जब भारत आए थे तो उनके साथ जो विदेशी लेखक आए थे उनका नाम था टेसियस और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। देखिए, सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक मीडियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस थे। ये 3 लेखक, विदेशी लेखक सिकंदर के साथ आए थे। और अन्य लेखक की बात करें तो मेगस्थनीज, प्लूटार्क और स्ट्रैबो। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत भी था, जो मौर्य युगीन समाज के में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें मौर्य युगीन संस्कृति के बारे में उसने लिखा है। ह्वेनसांग का वृत्तांत, ह्वेनसांग जब की यात्रा के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में लिखे थे। उसने सीयू नामक पुस्तक में अपनी वृत्तांत लिखा था। फायान की रचना फोक्यो की। और महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक था, एक मशहूर लेखक था अल-बरूनी, एक अरबी लेखक था। इसकी कृतियां हैं किताब उल हिंद और तहकीक हिंद का मतलब भारत की खोज होता है। इसके बाद हम कुछ सिक्कों और मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे वीडियो फिनिश हो जाएगा और अगली वीडियो एक नए टॉपिक पर हिस्ट्री की होगी। देखिए, हमारा लास्ट टॉपिक है सिक्के और मुद्राएं। देखिए, सबसे पहले सिक्कों पर नाम लिखने की परंपरा किससे आई थी? यूनानियों से आई थी। सिक्कों पर नाम लिखने की परंपरा यूनानियों से आई थी। तब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि जब सिक्कों पर नाम लिखने की परंपरा यूनानियों से आई थी तो क्या उससे पहले सिक्कों पर कुछ नहीं लिखा जाता था, बिना लेख के होते थे? तो इसका उत्तर है सही। यूनानियों के भारत आने से पहले सिक्कों पर नाम लिखने की परंपरा नहीं थी। वो एकदम सादे रहते थे, उस पर कुछ भी नहीं लिखा रहता था। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? आहत सिक्के। उसको क्या बोला जाता था? आहत सिक्के। जब किसी भी सिक्के पर नाम नहीं लिखा होता है तो उसे आहत सिक्के बोलते हैं। आहत सिक्के याद रखिएगा। दूसरा टॉपिक है स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम लागू किए। स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम हिंद यवनों ने लागू किए थे। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने लागू की थी? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासनकाल में लागू की गई थी। गुप्त शासनकाल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं लागू की गई थी गुप्त शासनकाल में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा अगला टॉपिक है प्राक इतिहास।